अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों का यह पहला अध्याय है। सबसे पहले हम शीत युद्ध का दौर और उसके परिचय। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। विद्यार्थियों को अवगत करा दूं कि अमेरिका का पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। इसके साथ ही विद्यार्थियों को यह समझ में आ गया होगा कि दो महाशक्तियों का केंद्र शीत युद्ध के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य बने। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जीमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराया। वहीं समाजवादी सोवियत गणराज्य मई 1945 में राइस्टैंड बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराया। स्वाभाविक था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह दो राष्ट्र महाशक्तियों के रूप में उभर करके सामने आ गए थे। इसके बाद इन दोनों देशों के बीच में तनाव के जो विविध कारण बने, उसमें प्रमुख क्यूबा का मिसाइल संकट भी है। विद्यार्थी,
बखूबी इस बात को देखें कि क्यूबा का मिसाइल संकट था क्या। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। साम्यवादी शब्द वाम पंथ के लिए प्रयोग किया जाता है। हम वाम पंथ कहें या साम्यवादी, दोनों एक है। और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता, अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रही। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियों और
उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर ही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का हामी था, अर्थात समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में भी पढ़ चुके। अब जो प्रमुख शब्द आपके बीच में आया हुआ है उसके बारे में गंभीरता से पढ़ें, सुनें और समझें। शीत युद्ध क्या है, क्योंकि यह पूरा अध्याय ही शीत युद्ध से ही संदर्भित है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह हम समझें कि दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व तक वर्चस्व का संघर्ष इस तरह का नहीं था और उसके बाद यह वर्चस्व की बात सामने आई। देख सकते हैं सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 यह अवधि है दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा जो अब म्यांमार है तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य
और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम अत्यंत भयानक था। यह विशेषकर राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों को बखूबी समझना चाहिए। यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहता। यह अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है, यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को न रोक सकी। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियाँ और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था
कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों देशों के लिए विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी हम सभी, विशेषकर विद्यार्थियों को समझने की ज़रूरत है कि दोनों देशों का विशेष कर होता है। संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। अब इसके साथ ही हमें उन चीज़ों को भी समझना होगा। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया के दो गुटों के बीच दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए एक खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। पश्चिमी खेमा अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी खेमा अर्थात साम्यवादी सोवियत संघ। इसे विद्यार्थी समझें। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जिसका संक्षिप्त नाम है, की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की, देख सकते हैं ये जो नाटो सदस्य लिखा हुआ है, नाटो का फिर से हम एक बार आपको बता दूं कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका संक्षिप्त अंग्रेजी नाम नाटो है। देख सकते हैं विद्यार्थी कि किस प्रकार से इस मानचित्र में कि दो प्रतिद्वंदी गठबंधन बंट गए थे। शीत युद्ध के दौरान यूरोप दो प्रतिद्वंदी गठबंधन में बंट गया था। ये रहा चित्र।
ऊपर जो आपका संकेत बना हुआ है बाईं तरफ देख सकते हैं, जिसमें नाटो सदस्य लिखा है। इस तरह का निशान जहाँ जहाँ भी लगा है, आप समझें कि वे नाटो सदस्य हैं। और आगे चलते हैं। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, इस पर भी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। पहली दुनिया क्या थी, दूसरी दुनिया क्या थी और तीसरी दुनिया किसे समझा जाता है, किसे माना जाता है। यह चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पहली दुनिया के लिए कौन सा कलर है, दूसरी और तीसरी दुनिया के लिए कौन सा। अब इसमें हम लोगों को, विशेषकर विद्यार्थियों को, यह जानने की ज़रूरत है कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। फिर से आप देख लें, उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण, विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, प्रायः उनसे चूक होती है अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिखने में। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की ज़रूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता है, जैसा ऊपर बताया गया है, अभी बताया गया आपको। महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे। गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उसमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन, यहाँ विद्यार्थियों को बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी
देश में जो प्रमुख देश शामिल रहे या हैं, उनमें साम्यवादी सोवियत संघ और विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश साम्यवादी चीन, ये दो प्रमुख देश हैं। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सन 1969 में इन दोनों देशों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। विद्यार्थी यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी अस्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थीं कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश इन कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। जो पहला कारण था महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज। दूसरा कारण था भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। तीसरा सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। और चौथा कारण आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों के निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे कौन, ये दो देश जो महाशक्तियों की चर्चा हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। इसको देख लें फिर से, जो कारण अभी बताया गया आपको। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हैं या साम्यवादी सोवियत संघ के साथ में। पहले भी चर्चा हुई, अब दायरे पर चर्चा करेंगे हम। शीत युद्ध का दायरा। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, वह इनमें से एक प्रमुख था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950-1953, बर्लिन 1958-1962, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था।
जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को भी नहीं भुलाया जा सकता। गुट निरपेक्ष, अब आप समझ सकते हैं, इस पर चर्चा गुट निरपेक्ष पर विस्तार से आगे होगी। फिलहाल यह जान लें कि यह दो महाशक्तियों के संघर्ष से अलग संसार के वे देश में शामिल हुए जो इन महाशक्तियों के संघर्ष से प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम कहा जाता है और गुट निरपेक्ष आंदोलन को निर्गुट आंदोलन भी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख नेता हैं उनकी चर्चा हो रही है। एक जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से दो महाशक्तियों के संघर्ष से प्रभावित हुए देशों की सुरक्षा या संरक्षा के लिए काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी का भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों देशों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। स्वाभाविक बात थी
कि कभी कभी देश की सीमाओं पे लगे रडार भी, यह विद्यार्थियों को समझने की चीज़ है, तकनीकी खामियों के चलते गलत संदेश देना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम उस देश से बात न करके, उसे सही मान करके युद्ध में जा सकते हैं। ये सब संभावनाएं थी। यहाँ देखें आप, कार्टून बना हुआ है। विद्यार्थियों को बता दूं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये दोनों कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाए। देखें आप किस प्रकार का है। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रियों को चित्रित किया गया। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गांठी। इस कार्टून में दिखाए गए किरदारों के बारे में और जानकारी विद्यार्थियों को जुटाना है। दूसरे कार्टून में वियतनाम में अमेरिका दुस्साहसिक चित्र किया दुस्साहस को चित्रित किया गया है। वियतनाम युद्ध के बारे में और जानकारी जुटाई जानी चाहिए। अब देखें, राजनीतिक बसंत कार्टून में शब्दावलियों का प्रयोग किया गया। चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ, किस प्रकार से। कार्टून सदैव यह कहा जाए कि उसमें अक्सर व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात की जाती है। इधर आप देखें, एक नज़र इधर भी, यहाँ भी देखें आप, किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मामले पर कार्टून से स्पष्ट किया जा रहा है कि बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले अभी जो शेष शीत युद्ध के बारे में रह गया उस पर चर्चा कर लें। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें अस्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। ये संधियाँ थीं: परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां भी की। अब इसके साथ हमें गुटनिरपेक्ष के जो प्रमुख संस्थापक रहे उनके बारे में भी जान लेने की जरूरत है। आप देख सकते हैं, पहले भी हमने आपसे बताया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या निर्गुट आंदोलन या अंग्रेजी में संक्षिप्त में इसे नाम कहते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक हैं उनके बारे में भी विद्यार्थी जान लें। यह तस्वीर जोसेफ ब्राज टीटो की है। तस्वीर
दिख रही होगी विद्यार्थियों को। अब आप देखें कि जोसेफ ब्राज टीटो कौन है। 1892 से 1980 यूगोस्लाविया के शासक। 1940 से 1980 दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े, साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, यूगोस्लाविया में एकता कायम थी। ये प्रथम संस्थापक हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। और दूसरे प्रमुख संस्थापकों में ये तस्वीर हमारे विद्यार्थी पहचान रहे होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 यह जो तिथि आपको बताई जा रही है, यह जन्म और मृत्यु से जुड़ी हुई है। भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 1964। एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वकालत की। सहअस्तित्व का अभिप्राय जियो और जीने दो। अब देखते हैं कि दो ध्रुवीयता को चुनौती। शीत युद्ध का दौर चल रहा था और शीत युद्ध से प्रभावित देश इन प्रभावित देशों को दो गुटों में विभक्त, एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का नेतृत्व साम्यवादी सोवियत संघ कर रहा था। हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुट में बंट रहा था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये पांच नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं की चर्चा हो रही है यहाँ पर, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई और यही संस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणत था। नंबर 1, इन 5 देशों के बीच सहयोग। नंबर 2, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। अब जो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ उसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2006 में हवाना, क्यूबा में हुए 14वें सम्मेलन में 116 सदस्य देश
और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन है क्या? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। गुट निरपेक्षता का मतलब निर्गुट रहना भी है। पहले भी हमने बताया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या निर्गुट आंदोलन, यह कतई अभिप्राय नहीं है कि हम तटस्थ रहेंगे। आगे के अध्यायों में तटस्थता पर भी चर्चा करेंगे। पृथकतावाद नहीं। पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामले से काट कर रखना। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए। इसके साथ ही आप देखें किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध परिवर्तन हुए। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी की लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था, जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंगटाड में टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी। वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीबी या यह कह सकते हैं इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। आगे देखें, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो विविध संस्थापकों की चर्चा हुई थी, उनमें आप देखें और कौन कौन लोग थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में गमाल अब्दुल नासिर, ये नासिर की फ़ोटो है, बच्चे देख लें और पहचान लें। और आपका जन्म 1918 और निधन 1970। सन 1970 तक मिस्र के शासक रहे। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अन्य प्रमुख संस्थापकों में सुकर्णो, ये जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है वह सुकर्णो की है। सुकर्णो के बारे में जाने आप। एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन अर्थात निर्गुट आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में हैं। सुकर्णो का जन्म 1901 1970 में निधन हुआ। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, कार्यकाल 1945 से 1965। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। बांडुंग सम्मेलन के आयोजक, सैनिक विद्रोह में तख्तापलट हुआ। यह प्रमुख गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक रहे। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रकृति में परिवर्तन आया। और भी देखें आप, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में बामे एन क्रुमा, जिनका जन्म 1909 और निधन 1972। घाना के पहले प्रधानमंत्री बामे एन क्रुमा की तस्वीर विद्यार्थी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो छवि अब भी बनी हुई है, इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन संस्था के प्रमुख संस्थापकों को जाने पहचाने। घाना के पहले प्रधानमंत्री 1952 से 1966 तक कार्यकाल, आज़ादी के लड़ाई के अगुआ, अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर, नव उपनिवेशवाद का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्तापलट हुआ। यह प्रमुख नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के थे जिन्होंने उसकी स्थापना की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे।
सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणामस्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। आज इस अध्याय में विद्यार्थियों से शीत युद्ध और शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के परिणाम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर चर्चा की गई। यहाँ पर हमें कुछ प्रमुख बातों पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि शीत युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या भारत और शीत युद्ध के आपसी संबंध क्या थे। यह हम भारत और शीत युद्ध शीर्षक से चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी इसको देखें और समझें भी। भारत और शीत युद्ध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने दोनों महाशक्तियों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा साम्यवादी सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरे, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। विद्यार्थी इस बात को समझें, उपनिवेश, अगर हम यह कहें कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, अर्थात हिंदुस्तान या भारत या इंडिया, जिसे हम विविध नामों से जानते हैं, आज़ादी से पूर्व इस पर शासन ब्रिटिश हुकूमत की थी। इसलिए भारत 15 अगस्त 1947 से पूर्व ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेश शब्द विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो देश दूसरे देशों के अधीन थे, उसके साथ ही एक दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है, नव स्वतंत्र देश, अर्थात जो देश दूसरे देशों के अधीन थे, अर्थात उनके उपनिवेश थे और वे अब स्वतंत्र हो गए थे, उनके लिए नव स्वतंत्र देश शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका विरोध किया भारत ने कि जो उपनिवेश देश थे, जो अब स्वतंत्र थे, वे फिर से इन गुटों में न शामिल हो जाए। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने
दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इस मतभेदों को पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप लेने से भी बचाया। यह आवश्यक था विद्यार्थियों के लिए समझने के लिए। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो प्रमुख आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। भारत सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संघर्ष में पनपी थी। अगले अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे। सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और प्रभावकारिता में थोड़ी कमी स्वाभाविक है, कमी आई। बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आएं तो एक सशक्त, मजबूत राष्ट्र, राज्य, देश बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, और इसके साथ ही कुछ चीज़ें और हैं जो विद्यार्थियों को समझने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम उसको ध्यान से पढ़ें, फिर लिखें, फिर समझें। इसके बाद आपस में ग्रुप बना करके उस पर चर्चा करें। जो चीज़ें जिस विद्यार्थी के स्मरण में है वह दूसरे से शेयर करें, बताएं। इस प्रकार से ग्रुप में चर्चा करने पर जो बातें विद्यार्थियों को विस्मरण हो जाती हैं वे फिर से याद आ जाती हैं और वह ज़्यादा समय के लिए याद रहती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उस दौरान हुए शीत युद्ध, तो उन चीज़ों को भी विद्यार्थियों को समझने की जरूरत। जैसे सीमित परमाणु परीक्षण संधि, तनाव के बीच
उन चीज़ों को हल करने के लिए प्रयास भी होते रहे। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। परमाणु अप्रसार संधि (एनटीपी), यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्री का निर्माण और विस्फोटक किया हो। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देशों अमेरिका, सोवियत संघ, जो बाद में अब रूस हो गया है ब्रिटेन के बाद, जिसको ताकत मिली हुई है, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स साल्ट 1। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में प्रारंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को समझौते पर दस्तखत किए। समझौता का जो समझौते के प्रमुख बिंदु: परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि एबीएम ट्रीटी, सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता, यह 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुए। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता द्वितीय, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स साल्ट सेकेंड। वार्ता का दूसरा चरण सन 1972 के नवंबर महीने से शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1972 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकेंड, सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किया। प्रमुख जो संधियां हुई उनका उद्देश्य यह था कि जो तनाव बढ़ रहे हैं उस बीच पारमाणिक युद्ध न हो,
धीरे धीरे उस पर अंकुश लगे। गुटनिरपेक्ष, इसमें हम अभी जिन विषयों पर हमने चर्चा की उसमें शीत युद्ध, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के परिणाम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में प्रमुख देशों की भूमिका या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। और संक्षिप्त और बता दें आपको, गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं। अर्थात हम यह कहें कि 2020 में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है बल्कि और बढ़ गई है, जबकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। अब इसमें जो प्रमुख प्रश्न हैं, प्रश्नावली विद्यार्थियों के लिए, शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। कौन सा कथन गलत है? जिन विद्यार्थियों ने इसको गंभीरता से पढ़ा होगा निश्चित तौर पर वे इसका जवाब देने में समर्थ होंगे। वैसे हम आपको बता दूं कि इसमें जो चौथा बिंदु है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, शीत युद्ध का यह कथन, शीत युद्ध के बारे में यह कथन ही गलत है और अन्य जो 3 कथन हैं वे सही हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। प्रमुख बिंदु देखें आप क्या क्या है इसमें, 4। इनमें सही क्या हो सकता है? विद्यार्थी अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान समझा होगा, वे जवाब देने में समर्थ होंगे। फिर भी हम विद्यार्थियों को बता दें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। वह बिंदु इसमें है, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, अर्थात तटस्थता की नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति नहीं है, न तो इसका यह उद्देश्य है। तीसरा, जो महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। अब इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस पर विद्यार्थी अपने नोटबुक्स या कॉपी में लिखेंगे। गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। अब इसमें आपको सही कौन सा कथन है और कौन सा कथन गलत है, इन पर आपको निशान लगाना है। और देखें, चौथा जो प्रश्न है इसमें,
इसमें कुछ देशों की सूची दी गई है। अब आपको इसमें बताना होगा कि कौन सा देश शीत युद्ध के दौरान किस गुट में शामिल था। गुट की चर्चा हमने पहले ही आपसे कर दी है। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी सोवियत संघ। इसमें जो विकल्प दिया गया है पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया, श्रीलंका, इसमें बताना है कि कौन सा देश किस गुट में था। और आगे आप देखें कि कौन कौन सी प्रश्नावली है विद्यार्थियों के लिए जिसको केंद्र में रख करके वे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आगे दिया हुआ है। इन सारे प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे और क्रमशः स्वप्रयास करके इन सब का उत्तर अपनी कॉपियों में लिखेंगे। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? अगला क्वेश्चन है, महाशक्तियां दोनों देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दें। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। इन सभी प्रश्नों के आधार पर विद्यार्थियों को जवाब देना है और प्रथम अध्याय इसी के साथ पूर्ण होता है। विद्यार्थी इन प्रश्नों को फिर से देख लें। इन प्रश्नों के तहत वे अपनी तैयारी को पूर्ण करें, वो बेहतर होगा। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे ईमानदारी से, गंभीरता से पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखते समय शुद्धता का विशेष ख्याल रखेंगे। वाक्य विन्यास ठीक हो। प्रायः कॉपियों में लिखते समय अशुद्धता की स्थिति जब बनती है तो विद्यार्थी इसका जवाब इस प्रकार देते हैं कि जल्दी में यह हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे किसी प्रकार की कोई लिखावट हो या जीवन की कोई घटना हो, उस दौरान किसी प्रकार की त्रुटि या गलती या कमी दिखे आए तो उसमें तत्काल सुधार कर लिया जाना चाहिए। तभी जाकर के हम अपने असली लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में समर्थ हो सकेंगे।